हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले भी इस सब्जेक्ट पे काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल बेसिकली एक पार्टनरशिप है पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी और उनकी बॉडीज़ के बीच में। ये बेसिकली ऐसा करिकुलम, इंक्लूसिव स्कूल्स का करिकुलम ऐसा होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज होती हैं अपार्ट फ्रॉम नॉन एकेडमिक, ताकि जितनी भी एडिशनल एजुकेशनल सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो सारी इस इंक्लूसिव स्कूल के करिकुलम के अंदर होती है। तो ये बेसिकली पार्टनरशिप होती है आपकी पेरेंट्स की, लोकल गवर्नमेंट की और लोकल कम्युनिटी की और इसकी बॉडीज़ की। ये बनाए ही इस यूनिक वे के हिसाब से हैं ताकि वो सारी नीड्स फुलफ़िल कर पाएँ सब बच्चों की, इंक्लूडिंग डिसेबल्ड बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनको भी प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले सारे स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली इन स्कूल्स के अंदर जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं या जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उन्हें भी पूरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है और वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि एक एडिशनली भी रिक्वायर्ड हो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो इंक्लूसिव स्कूल का टारगेट ही यही होता है कि एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। बेसिकली चाहे आप डिसेबल्ड हो, चाहे आप नहीं हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, सबको एक जैसा ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट मिले। इसके कॉमन फीचर्स क्या हैं? कॉमन फीचर्स ये है कि इस सेंस ऑफ कम्युनिटी आए सबके बीच में कि हाँ सब एक समान ही है, सबका एक कॉमन विजन हो, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होती है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स या कुछ भी इश्यूज आते हैं वो सब सॉल्व हो पाएँ। पेरेंट्स यहाँ पे एज अ पार्टनर काम करते हैं, उनका जो रोल है वो सिर्फ एज अ पेरेंट नहीं है, वहाँ एज अ पार्टनर काम किया जाएगा स्कूल के अंदर। उनका भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। टीचर्स भी एज अ पार्टनर ही काम करेंगी, स्पेशल ध्यान देंगी जहाँ पे जिस भी बच्चे को रिक्वायरमेंट है उन सब का ध्यान एक समान रखा जाएगा। स्टूडेंट्स एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स कंसिडर ही ये किया जाएगा कि स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन लैंग्वेजेस यूज़ की जाएंगी और टाइम ऑफ प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों के लिए कि कैसे सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग एक टाइम फ्रेम के साथ की जाती है। फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग होगी, को टीचिंग है, साथ में पढ़ाया जाएगा, प्लस ब्रिंगिंग सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स। तो बेसिक फोकस यही होता है कि सर्विसेज बच्चों तक पहुंच पाएँ जो भी स्कूल प्रोवाइड करना चाहता है और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक अच्छा रोल हो स्कूल का। तो वो ही इस इंक्लूसिव स्कूल का फोकस है। इसके बाद हम बात करेंगे रेडीनेस की। रेडीनेस बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके एमडीयू में ये आया हुआ है। तो बेसिकली रेडीनेस होती क्या है? रेडीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। तो मतलब रेडी होना एक ऐसी स्टेट जब आपको पता है कि आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। अब बात करते हैं स्कूल रेडीनेस क्या होती है। तो यूजुअली जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्कूल रेडीनेस के बारे से ही पूछा जाता है। तो बेसिकली स्कूल रेडीनेस is defined as the quality that renders the child able to adapt the school environment as well as the school करिकुलम। तो बेसिकली जो चाइल्ड ईजिली अडेप्ट कर पाए स्कूल एनवायरनमेंट को प्लस उसके करिकुलम को, ये क्वालिटी जब बच्चे के अंदर आ जाती है तब हम उसे बोलते हैं कि वो स्कूल रेडी है। ऑल्सो इट मीन्स दैट चिल्ड्रंस आर रेडी फॉर द स्कूल, चिल्ड्रन रेडी हैं स्कूल के लिए, फैमिलीज़ भी रेडी हैं उनकी लर्निंग में और स्कूल भी रेडी है चिल्ड्रंस को पढ़ाने के लिए। अब ऐसा नहीं होना कि बच्चे रेडी हैं प्लस हमारे पास स्कूल्स में फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल ना हो। तो स्कूल का रेडी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल रेडीनेस। इसके क्या क्या डोमेन्स हैं? इसके जो डोमेन्स हैं वो है हेल्थ और फिज़िकल डायमेंशन,
सोशल और इमोशनल डायमेंशन के बारे में, मतलब हेल्थ और फिज़िकली बच्चा फिट होना चाहिए, वो मेंटली भी प्लस फिज़िकल उसकी डायमेंशन इतनी होनी चाहिए कि वो स्कूल के लिए रेडी हो, प्लस इमोशनली और सोशल हो इतना कि वो अपने पीयर्स के साथ स्कूल में टाइम स्पेंड कर पाए और इमोशनली थोड़ा स्टेबल हो। जो कि आप देखते हो कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं और इतने सोशल नहीं होते, तो धीरे 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 वो एक छोटे से बड़े स्कूल के लिए रेडी होते हैं। तो अप्रोच भी स्कूल रेडीनेस के डोमेन्स में ही आती है कि लर्निंग के ऊपर ही फोकस हो, प्लस जनरल नॉलेज के ऊपर फोकस हो, लैंग्वेज डेवलप करने में कम्युनिकेशन बढ़े बच्चों का, तो स्कूल का भी यही फोकस होना चाहिए और बच्चे भी इसी सब डोमेन के ऊपर काम करना चाहिए। अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं स्कूल रेडीनेस को, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो है फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, बच्चे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है या उनका एजुकेशन की प्रति कोई झुकाव नहीं है या वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो वो उनके स्टेटस ही इतना नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा लिखा पाएँ, तो स्कूल के लिए रेडी तभी होंगे जब आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, प्लस आपके माँ बाप भी ये चाहते हों कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, तो वो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है स्कूल रेडीनेस को, क्या हेल्थ स्टेटस है बच्चे का और वो कैसा। तीसरा है सोशल और इकोनॉमिक इमोशनल कंडीशन उसकी कैसी है, वो बच्चों से पेरेंट्स से या कितना सोशल है, कि क्या इमोशनली स्टेबल है नहीं है, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। हेल्थ भी मैटर करती है बच्चे की कि वो कितना रेडी है स्कूल के लिए। अब एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है। अब एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि बच्चे को बस पढ़ाया ही जा रहा है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो बच्चे का भी इंटरेस्ट स्कूल के लिए कभी नहीं बनेगा। तो हमारा करिकुलम प्लस हमारा एनवायरनमेंट इतना अच्छा होना चाहिए क्लासरूम का कि बच्चे भी विलिंग हो स्कूल आने के लिए, उन्हें अच्छा लगे, एक्टिविटीज़ हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो। तो ये सारा क्लासरूम में कैसा माहौल टीचर दे रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्कूल रेडीनेस के ऊपर। अब रेडीनेस ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द स्कूल, अब स्कूल बच्चे कितना रेडी हैं नहीं है, स्कूल कितना रेडी है बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब हम बात करते हैं स्कूल रेडीनेस की। अब स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, तो हम जब स्पेशल फोकस करके इन बच्चों की बात करेंगे कि जो चिल्ड्रन जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए स्कूल रेडीनेस क्या है। स्कूल रेडीनेस इसमें दो चीज़ों पे डिवाइड है। बच्चे की क्या कंडीशन है जब वो स्कूल में एंटर करता है, प्लस स्कूल की क्या कैपेसिटी है कि वो बच्चे को एजुकेट कर पाए, प्लस चाहे वो किस भी कंडीशन में क्यों ना हो। तो ये तभी अचीव हो सकता है जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हमें काफ़ी सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं आपके एटीट्यूड के अंदर। प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का और नॉन डिसेबल्ड बच्चों का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इम्प्लीमेंट ऐसा करिकुलम का करने, ऐसा अडाप्ट करे और डेवलप करे इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि बच्चों को भी ज़रूरत पड़ेगी आगे। इन बच्चों के लिए काफ़ी फोकस रख के ही ये सब चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए। टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या फॉलो हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाने का क्या तरीका है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको स्पेशल अटेंशन प्लस काफ़ी अलग तरीके से फोकस करके पढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोई किसी को विजुअली इम्पेयरमेंट है या किसी को हियरिंग एड है, तो हियरिंग इशू है, तो वो उनके लिए क्या मेथड्स आप यूज़ करोगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो टीचर हैज़ टू बी ट्रेन्ड इन ऑल दीज थिंग्स ताकि वो काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों में हेल्प कर पाए बच्चों की। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्कूल रेडीनेस बच्चों की विद स्पेशल नीड्स को। सबसे पहली चीज़ है हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, कि फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ क्या है बच्चे की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चा स्कूल के लिए रेडी है या नहीं है। तो इन केस ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि किस एज में बच्चे को स्कूल में भेजना है या नहीं, या अभी अर्ली है या थोड़ा टाइम लेके भेजना है। तो ये जो हेल्थ स्टेटस है बच्चे का, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ विद स्पेशल नीड्स, जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं, जिनकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
रेडीनेस ऑफ द स्कूल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब स्कूल को भी तो उस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि जो वो भी पढ़ा पाए, वो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को। तो एटीट्यूड प्रिंसिपल का कैसा है डिसेबल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, उनका क्या विजन है प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा, टीचर्स का क्या एफर्ट है, क्या एटीट्यूड है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, कौन से मेथडोलॉजीज वो फॉलो कर रहे हैं या सीख रहे हैं या करेंगे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन्ड होना चाहिए ताकि जो भी स्पेशल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल हो इंक्लूसिव स्कूल के अंदर। स्पेशल टीचर्स और क्लासेस प्रोवाइड होनी चाहिए डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जो ताकि उनको एजुकेशन अच्छे से मिले। प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द टीचर्स ताकि वो भी इन बच्चों को ईजिली हैंडल कर पाए जिनकी भी स्पेशल नीड्स हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क होनी चाहिए, क्योंकि इस समय हमें बच्चों के अलावा डिसेबल्ड बच्चों पे भी फोकस रखना है। तो स्कूल के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब पेरेंट्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का क्या सपोर्ट है, वो भी एज अ पार्टनर उन्हें काम करना है, एज अ पार्टनर उन्हें काम करना है रादर देन जस्ट कि कुछ सपोर्ट ही ना हो। तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एज अ पार्टनर उन्हें भी बच्चे की एजुकेशन में रोल है उसका स्कूल रेडी होने के लिए। एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम ऐसे मेंटेन होना चाहिए ताकि वो जो स्टूडेंट हैं जो उनकी स्पेशल नीड्स है वो इक्वली इम्पोर्टेंट ट्रीट हों, उन्हें भी डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड बच्चों की तरह ही कंसिडर किया जाए। ऐसा ना हो कि उन्हें आप इन्फीरियर फील कराओ या उन्हें ये फील कराओ कि वो इनसे अलग है। फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर है कि फिनेंशियली अनस्टेबल या वीक होगी तो वो डिसेबल्ड बच्चे को स्कूल भेजने के लिए रेडी कैसे हो पाएंगे, वो भेज ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका फिनेंशियली इतने स्टेबल ही नहीं है। दूसरा, उनका माइंडसेट भी होना चाहिए कि हमें चाहे हमारा बच्चे की कोई स्पेशल नीड्स हैं या डिसेबल्ड है, स्टिल वो इंडिपेंडेंट बने, वो भी एजुकेशन गेन करे। ये पेरेंट्स या फैमिली का क्या माइंडसेट है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज़ की जो कि रिस्पॉन्ड के लिए इंडिविजुअल नीड्स जो हैं लर्नर की क्लासरूम में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपका एमडीयू में आया हुआ है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं क्लासरूम के अंदर ताकि इंडिविजुअल नीड लर्नर की फुलफ़िल हो पाए। तो पहली जो स्ट्रैटेजी यूज़ होती है वो है पीयर ट्यूटरिंग, दूसरी है मल्टी सेंसरी टीचिंग, तीसरी है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, चौथी है सोशल लर्निंग। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। इसके अलावा है बडी सिस्टम प्लस रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इसमें से कुछ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो हम डिस्कस करेंगे वो है पीयर ट्यूटरिंग। अगेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। पीयर ट्यूटरिंग क्या है? ये एक तरह का सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि जिसमें आप लर्नर एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सीखते हैं एक दूसरे को पढ़ा कर। तो पीयर ट्यूटरिंग एक तरह का ऐसा सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर लर्नर साथ में एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को पढ़ाएंगे और पढ़ा के एक दूसरे से सीखेंगे। ये स्टूडेंट पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें हाई अचीविंग जो लिंक करते हैं हाई अचीविंग स्टूडेंट्स को लो अचीविंग स्टूडेंट्स के साथ यूजुअली, या फिर जो जिनकी कंपेरेबल अचीवमेंट्स हो उन्हें हम पेयर कर देते हैं, वो आपस में एक दूसरे को पढ़ाएंगे। तो ऐसे हम लिंक कर देंगे इन बच्चों को। ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को भी ताकि वो अपनी नॉलेज को भी एक्सटेंड कर पाएँ और उनके भी जो सोशल स्किल्स हैं एक दूसरे को हेल्प करने के वो बढ़े। अब क्या बेनिफिट्स है इसके? काफ़ी ज़्यादा इसके पीयर ट्यूटरिंग के बेनिफिट्स होते हैं, ट्यूटर को भी जो पढ़ा रहा है उसे भी, जो पढ़ रहा है प्लस टीचर्स पे भी। तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अब ट्यूटीज़ को क्या बेनिफिट मिलेगा? ट्यूटीज़ के पास ये बेनिफिट है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कोर्स के कंटेंट की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि एक तरह से उनकी रिवीजन हो रही है, डिस्कशन हो रही है आपस में अपने साथ वाले फेलो स्टूडेंट्स के साथ, जिससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की वो काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर की बस एक टीचर के पढ़ा के चले जाने के बाद। ये एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, कंपेनियनशिप बिल्ड करता है क्योंकि आप साथ में मिलके ही सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं।
तो अब ट्यूटीज़ को ज़्यादा टीचिंग मिलेगी, ज़्यादा पढ़ाई कर पाएगा वो, प्लस उसको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी जो कि एक टीचर द्वारा शायद एक पर्टिकुलर बच्चे को फोकस देखकर नहीं दी जाती कंपैरेटिवली। इस पीयर ट्यूटरिंग में उन्हें स्पेशल अटेंशन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। अब जो ट्यूटीज़ हैं वो भी ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करते हैं पीयर को रादर दैन टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स से कभी कभी हमें थोड़ा फोबिया होता है, बट अपने फेलो स्टूडेंट्स से हमें वो फोबिया नहीं होगा। ईजिली हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ नहीं समझ आई। ठीक है। अब ट्यूटर्स को क्या बेनिफिट है, उनका जो पढ़ा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ गेन होंगी, क्योंकि पढ़ाने की क्वालिटी इटसेल्फ अ लीडरशिप क्वालिटी। इम्प्रूव होगा उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिकग्निशन मिलेगा टीचर्स द्वारा, प्लस सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि वो अपने साथ वाले बच्चे की मदद कर रहे हैं। अब टीचर्स को क्या इससे बेनिफिट है वो भी देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू दोज टीचर जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाएँ, तो उन टीचर्स के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये हेल्प करता है सब्जेक्ट लेक्चर ब्रेक करने में, ताकि वो बड़ी क्लास को छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में बना दें और स्टूडेंट्स को चांस दें कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इससे कि जो आपस में बच्चे इनिशिएट ले पाएँ, ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव वाली जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो उन्हें चांस मिलता है अगर जब भी टीचर ऐसे स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करती है, ताकि सारे बच्चे अपनी ये क्वालिटी को इनिशिएटिव लेके ग्रो कर सकें। अब कौन कौन से टाइप्स हैं पीयर ट्यूटरिंग के। क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग है, इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली हम पेयर कर देते हैं स्टूडेंट्स को जो कि डिफरेंट ग्रेड या जिनकी एबिलिटी और एकेडमिक्स एबिलिटी लेवल वर्क का एकेडमिक स्किल अलग अलग है, तो डिफरेंट ग्रेड के हैं, डिफरेंट एबिलिटी लेवल है, उनको एक साथ एक एकेडमिक काम करने के लिए हम डाल देते हैं। और द ओल्डर द हायर एबिलिटी स्टूडेंट जो होगा उसको हम ट्यूटर बना देंगे, जो यंगर या लोअर एबिलिटी स्टूडेंट होगा उसको हम ट्यूटी बना देंगे, और ये दोनों एक साथ काम करेंगे एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए जो भी टीचर ने उसे दिया है। अब पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजीज में भी पेयर्स में बनाए जाते हैं, जिनमें ऑल्टरनेट दिया जाता है रोल ट्यूटर और ट्यूटी का। ठीक है। अब क्या होता है रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग के अंदर बेसिकली जो है ये एक तरह की पीयर ट्यूटरिंग है जिसमें हम स्विच करते हैं रोल ट्यूटर और ट्यूटी का अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एकेडमिक ईयर। तो जो भी सेम एकेडमिक ईयर के बच्चे हैं उनका जो रोल है ट्यूटर और ट्यूटी का वो स्विच होता रहता है, तो ये इसीलिए इसका नाम रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग है। प्रोसेस क्या यूज़ होती है, प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पीयर ट्यूटरिंग लेसन। अब कैसे ये इम्प्लीमेंट होगी, टीचर ट्रेन करती है स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस के लिए और वो बताती है सारी स्ट्रैटेजीज, जो भी क्या रोल होगा ट्यूटर का या ट्यूटी का। टीचर्स ही असाइन करती हैं पार्टनर्स को, वो ही असाइन करेंगे पार्टनर्स को। स्टूडेंट को रिट्रीव करते हैं वो अपने ट्यूटरिंग मटेरियल जो कि टीचर ने ही बनाया होता है। टीचर सर्कुलेट होती रहती है क्लासरूम में, मॉनिटर करती रहती है, टाइम टू टाइम फीडबैक देती रहती है। अब स्टूडेंट्स को एक हाईली स्ट्रक्चर्ड ट्यूटरिंग प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, जो कि ट्यूटर्स के पास ये मटेरियल पहले से ही टीचर्स ने प्रोवाइड किया होता है और प्रोवाइड भी करते हैं फीडबैक ट्यूटी को भी। स्टूडेंट्स स्विच करेंगे अपना रोल जब भी टीचर्स सिग्नल देगी, तो ट्यूटर्स बन जाएंगे और ट्यूटर्स ट्यूटीज़ बन जाएंगे। तो ये स्विचिंग ऑफ रोल भी टीचर के सिग्नल के बाद ही होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पीयर ट्यूटरिंग, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो यूजुअली जितने भी टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रैटेजी थी वो है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन और टीचिंग। ये भी एमडीयू के अंदर आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये बेसिकली आपका इन्वॉल्व करता है जितनी सेंसेस आप एक टाइम पर यूज़ कर सकते हो एक लर्निंग प्रोसेस के लिए, और आपकी अवेयरनेस, आपकी अटेंशन, आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए।
तो कितनी सेंसेस का आप इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करो अपनी लर्निंग प्रोसेस में, वो ही मल्टी सेंसरी टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का फोकस किया जाता है। इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और आपकी जितनी भी आप देखते हो, सुनते हो, हाथ पैरों की मूवमेंट्स, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस हैं, उनका आप यूज़ करते हो मल्टी सेंसरी अप्रोच में, ताकि आपकी मेमोरी और आपकी सीखने की क्षमता बढ़े। आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हो अपने आँखों का, कानों का, हाथों का, लिप्स का, तो ये आपको बेसिकली ब्रेन को हेल्प करता है लर्निंग के अंदर। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं क्लासरूम के अंदर, मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज़, जैसे स्टूडेंट्स को फिल्म्स दिखाई जाती हैं और क्लासरूम में रीड कराई जाती हैं टेक्स्ट बुक्स को लाउड, जिसमें आप बोलने का स्किल, आप सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो ये सारी चीज़ें सेंसेस आप यूज़ कर रहे हो। स्टूडेंट्स सिंग करते हैं जब गाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस को स्पेल करते हैं, वर्ड्स को, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑब्जेक्ट्स जब आप पास करते हो स्टूडेंट्स का उन्हें टच, टेस्ट और स्मेल करने के लिए, या स्टूडेंट जब मिमिक करते हैं किसी भी मूवमेंट्स ऑब्जेक्ट की, तो वो सारी चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा मल्टी सेंसेस को यूज़ करता है। अब स्टूडेंट्स एक आइटम लेके आए स्कूल के अंदर और शो एंड टेल, ये काफ़ी ज़्यादा आपके मॉन्टेसरी विंग से ही स्टार्ट हो जाता है कि कोई भी आप चीज़ लेके आए हो, ब्लू डे पे, येलो डे पे, आप उसे डिफ़ाइन कर रहे हो कि इसका कलर ये है। तो शो एंड टेल वाली जो मेथड है स्कूल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि सब्जेक्ट टीचर ने जिस भी सब्जेक्ट को असाइन किया उसके बेसिस पे ही होता है, जिसमें स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन करेगा कि वो कौन सी आइटम लाया है और बाकी स्टूडेंट्स को वो चीज़ पास होगी ताकि वो भी उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो मल्टी सेंसरी की होती हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके भी बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। जैसे ये जो अप्रोच है वो अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में एंगेज होने की, जो कि उनका लेफ़्ट और राइट ब्रेन फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मल्टी सेंसरिंग टीचिंग ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिनको कोई भी सेंसरी इम्पेयरमेंट है या लर्निंग डिफ़िकल्टी है, तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है कि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ, सीख पाएँ और पार्टिसिपेट कर पाएँ। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव का हुई है जो बच्चों को कोई भी टास्क देने के लिए, चाहे वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का हो, और लोगों को अलाउ करने के लिए कि उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सपेक्टेंस जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा अच्छी हो। तो ये सारे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग के। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, तो इसे भी आप बिल्कुल मिस ना करें। कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेंगे, कभी आपसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पूछ लेंगे 16 नंबर में, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ पूछे तो आप ईजिली लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कोऑपरेटिव लर्निंग एक तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें जो छोटी छोटी टीम्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो बढ़े। इन अदर वर्ड्स, कोऑपरेटिव लर्निंग बेसिकली यूज़ करता है स्मॉल ग्रुप्स का, थ्रू विच स्टूडेंट वर्क टुगेदर, जिसके थ्रू स्टूडेंट एक साथ काम करते हैं ताकि उनकी और दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। एग्जाम्पल क्या है इसका? टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स दे दिया विद ग्रेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। तो टीचर ने एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जिसमें एक पर्टिकुलर टीम काम करेगी और जो ग्रेड मिलेगा वो उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी टीम को ही मिलेगा। अब इसके क्या एलिमेंट्स हैं अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो इसके अंदर एलिमेंट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग का वो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। मींस पूरे ग्रुप को ये चीज़ क्लियर है कि ये हम एक साथ तैरेंगे या एक साथ डूबेंगे, तो ये जो गोल है आपका या तो सबका सब अचीव करेंगे या सभी उसमें फेल होंगे। तो ये पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट है कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एज अ ग्रुप ही हमें एक साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, द ग्रुप इज़ अकाउंटेबल फॉर अचीविंग द गोल। तो पूरा ग्रुप ही अकाउंटेबल है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, हर मेंबर अकाउंटेबल है अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए ताकि जो ग्रुप गोल है वो अचीव हो पाए। इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स, ये बेसिक टीम वर्क स्किल जो है
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्रुप मेंबर्स को पता होना चाहिए, इस तरीके से मोटिवेट होने चाहिए और ऐसी इफ़ेक्टिव लीडरशिप मिलनी चाहिए ताकि डिसीजंस वो एक साथ बैठ के बना सकें, ट्रस्ट उनके अंदर बिल्ड हो सके, कम्युनिकेशन अच्छा हो और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो इजीली मैनेज हो सके। तो ये सारे टीम वर्क स्किल्स होने ही चाहिए अगर ये आप कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं। अब फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स प्रमोट करते हैं एक दूसरे की सक्सेस बाय शेयरिंग द रिसोर्स। एक दूसरे को हेल्प करके, बच्चे दूसरे को सपोर्ट करके, एनकरेज करके, प्रेज करके एक दूसरे के एफर्ट को लर्न करने के लिए हेल्प करेंगे। तो चाहे वो पर्सनल सपोर्ट हो, एकेडमिक सपोर्ट हो, वो ही उनका म्यूचुअल गोल होता है। इसके अलावा जो पांचवा एलिमेंट है वो है ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप मेंबर्स इतने फ्री होने चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर पाएँ एक दूसरे से ईजिली और एक दूसरे की जो अचीवमेंट्स है, अकम्पलिशमेंट्स हैं, उन्हें वो सेलिब्रेट करें। तो वो अगर ये भी डिस्कस करें कि अगर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है किसी के भी बिहेवियर में, या क्या चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए, क्या हटा देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ओपनली डिस्कस हो पाएँ ग्रुप के अंदर। अब बात करेंगे एक और स्ट्रैटेजी की, जो कि है बडी सिस्टम। बडी सिस्टम में बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो पेयर के अंदर पेयर की जाते हैं, यूजुअली वन दैट इज़ ओल्डर और जिसकी हायर एबिलिटी हो, ताकि वो सपोर्ट कर पाए दूसरे को विद स्पेशल टास्क और स्किल्स। इन अदर वर्ड्स, इसमें दो लोग जिनको हम बडीज़ बोलते हैं वो एक तरह एक साथ काम करेंगे एज अ सिंगल यूनिट और एक दूसरे को मॉनिटर करेंगे प्लस हेल्प करेंगे। तो एज अ बडीज़ आप काम करोगे, एक साथ मिलके काम करोगे, एज अ सिंगल यूनिट आप काउंट होगे और एक दूसरे को मॉनिटर भी करोगे, सपोर्ट भी करोगे एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, प्लस एक दूसरे की हेल्प भी करोगे। बेनिफिट्स क्या है इसके? फ्रेंडशिप को प्रमोट करती है, सोशल इंटरेक्शन अच्छा होता है इससे, क्लासरूम मैनेजमेंट ईजी होती है, एकेडमिक आउटकम अच्छा निकलता है और लीडरशिप स्किल्स डेवलप होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।